हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और साथ ही साथ पढ़ रहे होंगे। तो आप लोग के ह्यूज डिमांड पर हम आज 2019 का डीसी मशीन और ट्रांसफार्मर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। इसमें हम 20 MCQs जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये 20 MCQs के जितने ऑप्शन है उसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस उसके बारे में जानेंगे, ताकि यह 20 क्वेश्चन से आपको कम से कम तो 40 या 50 क्वेश्चन आपको डील हो जाए। और साथ ही साथ एक क्विक रिवीजन भी इसको कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम पूरे सिलेबस का एक क्विक रिवीजन देख लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप लोग कमेंट में इसका आंसर देते चलेंगे और लास्ट में बताएंगे कि किसका कितना सही गया है। इससे आपका भी मार्क एनालिसिस हो जाएगा कि मेरा कितना प्रिपरेशन हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इन डीसी मशीन वेव बाइंडिंग इज एम्प्लॉयड फॉर गेटिंग। वेव बाइंडिंग का उपयोग हम डीसी मशीन में किसके लिए करते हैं? तो जब आपको हम लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग पढ़ा रहे होंगे तो उस समय आपको हम बताए होंगे कि लैप बाइंडिंग का जो उपयोग हम करते हैं वो हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए करते हैं, जिसका कि उपयोग हम वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में करते थे। लेकिन यहाँ पर वेव बाइंडिंग है तो वेव बाइंडिंग के केस में हमें जो हाई वोल्टेज चाहिए और लो करंट चाहिए। मतलब यहाँ पर जो करंट का वैल्यू होगा वो लो होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो बी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर लो करंट होगा और हाई वोल्टेज रेटिंग होगा। तो यहाँ पर आप याद कर लीजिए, लिख भी देते हैं कि लैप के केस में, लैप बाइंडिंग के केस में क्या था कि हाई करंट है। वैसे हम पीछे वीडियो जो हमारा है लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग का डिफरेंस, उसमें हम बताए हुए हैं। तो यहाँ लैप बाइंडिंग में हाई करंट रहेगा, जब हाई करंट रहेगा तो वोल्टेज यहाँ पर क्या रहेगा, लो रहेगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज रहेगा वो क्या रहेगा, लो रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम वेव बाइंडिंग की बात करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर करंट जो होगा वो लो होगा और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो जो होगा वो हाई होगा। तो इसका ऑप्शन ये सही हो गया, बी नंबर, लो करंट एंड हाई वोल्टेज रेटिंग। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ऑफ 6 पोल डुप्लेक्स बाइंडिंग विल बी। यह भी जब हम आपको लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग पढ़ा रहे थे उसके बीच में जब डिफरेंस लिखाए थे तो वहाँ पर आपको बताए थे कि लैप के केस में पैरेलल पाथ जो होता था वो क्या होता था, A = M × P, जहाँ M का मतलब क्या था, M का मतलब अगर सिंप्लेक्स बाइंडिंग है तो M का वैल्यू 2 था, डुप्लेक्स बाइंडिंग रहता तो वहाँ पर M का वैल्यू 2 लेते थे, ट्रिप्लेक्स के लिए 3 लेते थे, इसी तरह से सो ऑन चला था। तो यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग, M के जगह पर लिखेंगे क्या, डुप्लेक्स है तो 2 लिखेंगे और P के जगह पर क्या लिखेंगे, पोल कितना है तो 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर हो जाएगा 12 पैरेलल पाथ, इसका होगा 12 पैरेलल पाथ होगा। अब देखिए यही क्वेश्चन में अगर लैप के जगह वेव दिया हुआ था, वेव बाइंडिंग, तो उस केस में भी आपको हम पढ़ाए थे कि A = जो होता था वहाँ पर वो होता था 2 × M, ये पढ़ाए थे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इस केस में अगर वेव बाइंडिंग रहता तो A का वैल्यू होता 2 × M का वैल्यू डुप्लेक्स है तो 2 लिखते, तो यहाँ पर हो जाता 4 पैरेलल पाथ, 4 पैरेलल पाथ। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग। ऐसे आप लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग का हमारा जो पीछे का जो वीडियो है जिसमें कि हम डिफरेंस बताए हैं तो वो आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको अच्छा होगा, सुविधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, थर्ड नंबर हमारा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीसी मशीन। कौन इनमें से जो है वो डीसी मशीन का पार्ट नहीं है? तो आप पहले खुद देख लीजिए, फील्ड बाइंडिंग है, आर्मेचर है, कम्यूटेटर है, डैम्पर बाइंडिंग। ये आप लोग के लिए एक नया शब्द है कि डैम्पर बाइंडिंग क्या है। तो देखिए डैम्पर बाइंडिंग वैसे तो आप जब 5th सेम में जाइएगा तो हम एसी मशीन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इसका जनरली उपयोग करते हैं, बताएंगे कि कहाँ इसका उपयोग होता है। डैम्पर बाइंडिंग का उपयोग हम सिंक्रोनस मोटर या सिंक्रोनस मशीन, जिसको कहिए सिंक्रोनस मशीन जिसमें कि मोटर और जनरेटर दोनों आएगा, उस केस में हम उसमें डैम्पर बाइंडिंग का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, तो इसका उपयोग हम
हार्मोनिक्स को कम करने के लिए करते हैं। जो हार्मोनिक्स या जो वाइब्रेशन उसमें होता है तो उसको कम करने के लिए करते हैं, और साथ ही साथ उसको स्टार्टिंग के लिए भी किया जाता है डैम्पर बाइंडिंग का उपयोग। आगे जब 5th से में जाइएगा तो डिटेल में पढ़िएगा, अभी याद कर लीजिए। वैसे भी आप इसको इस क्वेश्चन में आप देख के भी इसको अलग कर सकते थे कि इन तीनों की चीज़ के बारे में तो आप जानते थे, लेकिन आपका जो 4th ऑप्शन था इसके बारे में आप नहीं जानते थे, इसलिए आप इसको आउट कर सकते थे। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन डीसी मशीन द स्पार्किंग एट ब्रशेस इज ड्यू टू। डीसी मशीन में स्पार्किंग किसके कारण होता है? तो इसका देखिए आर्मेचर रिएक्शन, ये और ये दोनों तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन के लायक ही नहीं है। तो हमारा ज़्यादा हमको कन्फ्यूजन होता है तो ये रिएक्टेंस वोल्टेज और डी हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रशेस में। लेकिन आपको स्पार्किंग होने के लिए, स्पार्किंग क्या है? एक तरह से हीटिंग फेनोमेना है। तो देखिए जब अगर हम रेजिस्टेंस हाई रखते हैं तो उस केस में हमारा क्या है, उस सर्किट से या उस वायर चाहे कुछ भी रहे कोई भी कंपोनेंट, वहाँ से करेंट का जो फ्लो होगा वो कम होगा, या अगर बहुत हाई रेजिस्टेंस रखेंगे तो लगभग 0 के बराबर होगा। जब यह 0 के बराबर होगा तो वहाँ पर हीटिंग लॉस क्या होगा? I² लॉस। तो I², जब करंट का वैल्यू एकदम 0 है तो उस केस में H का वैल्यू भी 0, तो यहाँ पर तो स्पार्किंग नहीं होगा। तो इसमें से तो डी ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रशेस का उपयोग हम स्पार्किंग को कम करने के लिए या स्पार्किंग से बचाने के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि किसके कारण स्पार्किंग हो रहा है, ड्यू टू, किसके कारण स्पार्किंग हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो रिएक्टेंस वोल्टेज। रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण ही डीसी मशीन में स्पार्किंग होता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन डीसी सीरीज मोटर द टॉर्क डेवलप बिफोर मैग्नेटिक सैचुरेशन इज। डीसी सीरीज मोटर जब हम आपको पढ़ाए थे तो उस समय भी हम बताए थे इसके बारे में कि कब होता है। तो उस कंडीशन में क्या था कि टाउ ए जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आई के स्क्वायर के। कब? जब वह सैचुरेशन से पूर्व था, तब बिफोर सैचुरेशन। अगर आपको यह रिलेशन याद रहता तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करेंट, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसमें एक और केस, अगर यहाँ पर यही कह देता, बिफोर अगर हटा देता, तो उस केस में क्या होता? इसका उस केस में जो फॉर्मूला होता वो टाउ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए था। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं, अगर बिफोर मैग्नेटिक सैचुरेशन नहीं बोले तब उस कंडीशन में होगा जो टाउ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए होगा। तो अब देखिए, तो इस कंडीशन में आपको हम एक ग्राफ यहाँ पर बना के दिखाए थे कि शुरुआत में जो हमारा ये जो निकला था तो वो पैराबोलिक नेचर का था, क्योंकि आई ए स्क्वायर यहाँ पर था उस कारण। लेकिन जब सैचुरेशन के पास गया था तो उसके बाद जो हुआ था, ये एक आई ए इक्वल टू आई ए क्या है, लीनियर रिप्रेजेंटेशन शुरू कर रहा है या स्ट्रेट लाइन जिसको कह सकते हैं। तो उसके बाद जब सैचुरेट कर जाता है डीसी सीरीज मोटर, तब यहाँ पर से यह स्ट्रेट लाइन गया था। आपको ग्राफ अगर मेरा वीडियो देखिएगा तो उसमें भी हम बहुत अच्छी तरीके से बताए हुए हैं। तो आपको बताए थे कि इनिशियली जो है वो पैराबोलिक नेचर का होता है जब तक ये सैचुरेशन में होता है, बिफोर सैचुरेशन तक। जब सैचुरेशन में आ जाता है तो उस कंडीशन में इसका जो वैल्यू है यहाँ के बाद फिर ये स्ट्रेट लाइन शो करने लगता है। आप वीडियो देखिए, पूरा वीडियो अगर अच्छे से देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। देखिए तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या कर रहा है कि द स्पीड ऑफ 4 पोल डीसी सीरीज मोटर एट नो लोड विल बी। तो हमारा क्वेश्चन ये सब 4 पोल 3 पोल 6 पोल 8 पोल ये सब आप लोग को बस गुमराह करने के लिए दिया गया है। मेन रीजन देखिए यहाँ पर ये है डीसी सीरीज मोटर एट नो लोड, बस इतना ही हमको ये क्वेश्चन का आंसर दे देगा। डीसी सीरीज मोटर के केस में आप पढ़े थे कि एन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/IA का। और आपको पता है कि नो लोड के केस में जो करेंट होता है, करेंट का जो वैल्यू होता है, IA का जो वैल्यू होता है वो फुल लोड का 3 to 5% होता है, मतलब लगभग कह सकते हैं कि बहुत ही कम होता है। तो उस कंडीशन में देखिए जब ये IA का वैल्यू कम है तो इस ओवरऑल 1/IA का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जब इस केस में क्या होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/IA है, जब इसका वैल्यू बढ़ जाएगा 1/IA का तो एन का भी वैल्यू बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब एकदम 0 होगा तो उस कंडीशन में एन का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो इननॉर्मली हाई या डेंजरसली हाई इसको बोले थे। यह भी कहीं पर ऑप्शन में रह सकता है, डेंजरसली हाई।
मतलब बहुत हाई होता है। इस जब आप मेरा वीडियो देखिएगा डीसी सीरीज मोटर का, तो उसमें इसके बारे में बहुत अच्छा से बताए हैं कि इसी के लिए हम डीसी सीरीज मोटर को हमेशा जो है वो बेल्ट से नहीं, अगर कोई भी इक्विपमेंट उससे रन कराना है तो उसको हम बेल्ट के थ्रू नहीं लगाते हैं, उसको हम मैकेनिकली कपल्ड करते हैं, ताकि अगर बेल्ट लगाते हैं तो बेल्ट हो सकता है स्लिप कर जाए, तो स्लिप कर जाएगा तो उस कंडीशन में फिर वो नो लोड कंडीशन में चल जाएगा, नो लोड कंडीशन में जाएगा तो आई का वैल्यू घटेगा, तो उस कंडीशन में एन का वैल्यू फिर बहुत हाई हो जाएगा, जो मोटर जो है उस कंडीशन को बियर नहीं कर सकता है, मोटर डैमेज हो सकता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है, द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर इज, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहा है आपको। तो आपको पता होगा कि डीसी शंट मोटर में जो टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स आया था वो क्या आया था, याद अगर आपको हो तो मैं बता देता हूँ। देखिए 1 मिनट, उस कंडीशन में हमारा जो आया था वो आया था कि टाउ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, टाउ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए आया था, जिसका कि हम ग्राफ बनाए थे तो कुछ इस तरीके का बना था, यहाँ से इस तरीके से गया था और यहाँ पर से फिर थोड़ा सा ये लैग कर गया था, या ड्रॉपिंग नेचर जिसको कहते हैं। ये किसके कारण हुआ था, क्योंकि जब हम आर्मेचर रिएक्शन को लेकर चले थे, तब आर्मेचर रिएक्शन को जब हम लेकर चले थे तो उस कंडीशन में इसका जो ग्राफ था वो ड्रॉपिंग नेचर का थोड़ा सा हो गया था, इसीलिए तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि क्या करा है कि द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर इज अ ड्रॉपिंग स्ट्रेट लाइन, ड्रॉपिंग स्ट्रेट लाइन है ना, देखिए ड्रॉप कर रहा है थोड़ा सा। तो इस क्वेश्चन को भी आप देखिए, हमारा अगर वीडियो आप कंप्लीट देखे होंगे, एक तो मैं वीडियो बहुत शॉर्ट बनाया हूँ ताकि आप क्विक रिवीजन कर सके, अगर आप 1.5x पर देखते हैं तो पूरा वीडियो का लेक्चर आप 1 से 2 दिन में अगर 2-2 घंटा भी देखेंगे तो आप पूरा देख लेंगे और आपको फुल्ली कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अगर आप मेरा वीडियो कंप्लीट देखे होंगे तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं सारा पॉइंट को डील किया हूँ अपने वीडियो में, तो आप एक बार जरूर देखिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ये 3 पॉइंट स्टार्टर इज कंसिडर्ड सुटेबल फॉर विच डीसी मोटर। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको हम अभी नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी आपको इसका हम आंसर बताते हैं। इसका आंसर जो है शंट एज वेल एज कंपाउंड मोटर है, तो इसको अभी याद कर लीजिए। इसका वीडियो भी हम 1 से 2 दिन में जब डीसी मोटर का हम स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तभी इस क्वेश्चन को आप याद ही कर लीजिए कि यह शंट एज वेल एज कंपाउंड मोटर के में यूज होता है 3 पिन स्टार्टर का। अब हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड ऑन, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है ट्रांसफार्मर का वो किस पर डिपेंड करता है। तो रिएक्टेंस जनरली डिपेंड करता है वो हमारा फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स, कितना लीकेज फ्लक्स हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। इसका आंसर राइट आंसर जो होगा वो लीकेज फ्लक्स होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ ट्रांसफार्मर इज सप्लाइंग प्योरली रेजिस्टिव, 2 बार रेजिस्टिव लिखा गया, a transformer is supplying purely resistive load, the power factor on primary side will be, जब कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में हम रेजिस्टिव लोड देते हैं तो वहाँ पर जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, तो वह होता है लगभग, इस सब पॉइंट को आप डायरेक्ट याद ही रखिए, अबाउट 0.95 लैगिंग। कुछ जो पॉइंट है, ये सब जो क्वेश्चन है अधिकतर एग्जाम में जो आपका आरआरबी हो गया, आरआरबी जेई, एसएस जेई, इस सब में जो है यूपी पीसीएल, इस सब में ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है। तो ये सब का वैल्यू जो है कुछ वैल्यू का, रेजिस्टिव लोड का क्या वैल्यू होता है, कैपेसिटिव लोड का क्या होता है, इंडक्टिव लोड का क्या होता है, इस सब वैल्यू को आप याद ही कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो गया, अबाउट 0.95 लैगिंग। अब देखिए ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर गिव, ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है वो ट्रांसफार्मर का वो हमें क्या देता है। तो देखिए आपको हम जब ट्रांसफार्मर का टेस्ट पढ़ाए थे तो वहाँ पर हम बताए थे कि जो हम टेस्टिंग करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट होता है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। तो ये 2 पॉइंट हम लिख देते हैं, आप याद ही कर लीजिएगा। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट का उपयोग हम करते हैं कॉपर लॉस को फाइंड करने के लिए, कॉपर लॉस को फाइंड करने के बहुत इंपॉर्टेंट ये है, बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछता है। जैसे आपका पूछ दिया ना ओपन सर्किट टेस्ट, हो सकता है अगला बार पूछ दे शॉर्ट सर्किट टेस्ट, आपका जो एग्जाम आने वाला है उसमें पूछ दे शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए इसका आंसर तो होगा ओपन सर्किट टेस्ट का उपयोग जो हम करते हैं वह कोर लॉस को फाइंड करने के लिए करते हैं। देखिए
इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं भी पता, अगर आपको अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी पता होता कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट किसके लिए उपयोग करते हैं, अगर आपको पता होता कॉपर लॉस, तो इसको तो आप डायरेक्ट नेगलेक्ट कर देते। उसके बाद जब ये नेगलेक्ट हो गया तो ये भी तो होगा नहीं, या जनरली नन होता नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर जो हमारा है वो कोर लॉस होगा। और यहाँ पर आपको पता भी है कि ओपन सर्किट टेस्ट से हम कोर लॉस फाइंड करते हैं। और साथ ही साथ कोर लॉस जो होता है वो क्या होता है, कोर लॉस जो होता है वो कांस्टेंट लॉस होता है। इसको हम कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। क्योंकि देखिए कोर में क्या है, कोर में जो लॉस होता है वो हिस्टैरिसीस लॉस होता है, और हिस्टैरिसीस लॉस क्या है, मटेरियल का लॉस है। तो हम किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग करेंगे, जब तक उसका कि मटेरियल को हम नहीं चेंज करेंगे तब तक उसका लॉस जो होगा वो वही होगा जो कि अभी मटेरियल हम उपयोग कर रहे हैं। जब उसका मटेरियल को चेंज कर देंगे तो उसका लॉस वेरी कर सकता है, इसलिए कोर लॉस को हम कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विल बी हाई विथ लो क्या, तो इसका आंसर जो है वो विथ लो आयरन लॉस। आयरन लॉस जितना कम होगा उतना ज़्यादा उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा। क्योंकि देखिए करंट में ट्रांसफार्मर में लॉस क्या क्या था, एक था हमारा कोर लॉस जिसको कि आयरन लॉस कहे थे, और दूसरा हमारा जो था वो था कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस जो है ये तो लोड पर डिपेंड करता है, क्योंकि यह जो डायरेक्टली करंट पर डिपेंड करता है, और करंट जो है यह डायरेक्टली करंट पर डिपेंड करता है, और करंट जो है वो लोड पर डिपेंड करता है। तो इससे तो कोई लेना देना हमको है नहीं, ये तो एक्सटर्नल एक तरह समझ लीजिए कि लोड जैसा रहेगा उसके अनुसार इसमें लॉस होगा। लेकिन हमारा जो आयरन लॉस है वो क्या है, फिक्स लॉस है। तो अगर इसको हम कम करेंगे, जितना इसको हम कम करेंगे उतना ही उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा। जितना हम आयरन लॉस को कम करेंगे उतना ही उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा ट्रांसफार्मर का, क्योंकि ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। एफिशिएंसी बराबर होता है आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो इनपुट में अगर हम 220 वोल्ट दे रहे हैं तो आउटपुट में अगर हमें कम मिल रहा है, 210 मिल रहा है मान लिए, तो 10 वोल्ट जो है वो लॉस में जा रहा है। तो लॉस में जा रहा है तो लॉस में दो होगा, एक आयरन लॉस एक कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस जो होता है वो एक्सटर्नल लॉस है, क्योंकि यह जो है वह लोड पर डिपेंड कर रहा है। तो यह जो आयरन लॉस है, मतलब जो मटेरियल ट्रांसफार्मर में जो उपयोग किया गया है, तो उसका अगर हम रेजिस्टेंस को कम कर दें, या उसमें जो लॉसेस हमें किसी भी तरीके से अगर कम जाएगा, तो हमारा क्या है, आउटपुट का वैल्यू बढ़ जाएगा। जब आउटपुट का वैल्यू बढ़ेगा तो उस कंडीशन में हमारा ओवरऑल इफिशियंसी भी बढ़ेगा। तो इसका डायरेक्टली आंसर होगा वो आयरन लॉस होगा, क्योंकि आयरन लॉस जो होता है वो कांस्टेंट लॉस होता है। इसको अगर हम जैसा मटेरियल हम यूज करेंगे वैसे इसका हम लॉस को घटा सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईडी करंट लॉस इन ट्रांसफार्मर इज रिड्यूस व्हेन। ईडी करंट लॉस कब ट्रांसफार्मर में रिड्यूस होता है, कब, जब उसका लेमिनेशन जो होगा उस पर वो थिन हो। अगर थिन लेमिनेशन का उपयोग करते हैं तब ईडी करंट लॉस जो होता है वो कम जाता है। और आपसे पूछता है हिस्टैरिसीस लॉस के लिए, हिस्टैरिसीस लॉस के लिए हम उसमें सिलिकॉन मटेरियल का उपयोग करते हैं, जिससे कि हम हिस्टैरिसीस लॉस पर को कम करते हैं। तो हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या कर रहा है 14 नंबर में, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट कोर लॉस इज नेग्लिजिबल बिकॉज। कोर लॉस नेग्लिजिबल क्यों होता है, इसका देखिए कारण क्या है कि हम जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो उस कंडीशन में एलवी साइड को हम शॉर्ट कर देते हैं, एलवी साइड को शॉर्ट कर देते हैं, और एचवी साइड में हम बहुत ही कम अमाउंट में वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो फ्लक्स जनरेट होता है उसका वैल्यू जो होता है फाई का वैल्यू वो कम होता है। जब फाई का वैल्यू कम होगा उस कंडीशन में वहाँ पर जो आई होगा वह भी कम होगा। आई जब कम होता है तो हमारा जो कोर लॉस होता है इसमें दो लॉस आता है, एक ईडी करंट लॉस एक हिस्टैरिसीस लॉस। तो उसका वैल्यू जो हो जाता है जब यही जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन में, मतलब आई नोट का वैल्यू अगर जीरो हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हिस्टैरिसीस लॉस कॉपर लॉस दोनों जीरो हो जाएगा, लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यही इसका आंसर, इसलिए इसका आंसर ये होगा कि वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस एचवी साइड इज वेरी स्मॉल एंड हेंस अ स्मॉल म्यूचुअल फ्लक्स। इसी कारण वहाँ पर जो म्यूचुअल फ्लक्स होता है वो स्मॉल होता है। अब हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इन ऑटो ट्रांसफार्मर पावर इज ट्रांसफॉर्म टू लोड सर्किट। तो देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक ही बाइंडिंग होता है जिसको कि हम इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज करते हैं। तो उस कंडीशन में एक ही बाइंडिंग रहने के कारण वहाँ पर वो कंडक्टिवली
उसमें भी लिंकअप होता है और इंडक्टिवली भी लिंक करता है, मतलब दोनों लिंकिंग करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको वहाँ पर इस बात को हम डिटेल में बताए हैं। तो आप वहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो कॉइल है वह अपने आप खुद में, तो देखिए जब इसी में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है तो कंडक्शन तो हो रहा है, कंडक्टिंग तो है, तो यहाँ पर कंडक्शन के थ्रू और फिर इसमें इंडक्शन के थ्रू, दोनों के थ्रू हो रहा है। लेकिन अदर ट्रांसफार्मर में क्या था कि दो बाइंडिंग था, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडक्शन के थ्रू दोनों लिंकअप कर रहा था, कंडक्शन के थ्रू या इसको इलेक्ट्रिकली, कंडक्शन के मतलब क्या हो गया इलेक्ट्रिकली, और इंडक्शन का मतलब हो गया मैग्नेटिकली। तो यहाँ जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसमें एक ही बाइंडिंग होता है, तो कंडक्टिवली और इलेक्ट्रिकली तो होबे करेगा और साथ ही साथ मैग्नेटिकली भी होगा। और अदर ट्रांसफार्मर के केस में क्या है कि यह जो सिर्फ है वह मैग्नेटिकली होता है, इलेक्ट्रिकली जो होता है वो आइसोलेटेड होता है। अब देखिए द आयरन कोर इन, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, द आयरन कोर इन ट्रांसफार्मर प्रोवाइड, ट्रांसफार्मर में हम आयरन कोर का उपयोग क्यों करते हैं? तो आयरन कोर का उपयोग हम लो रिलक्टेंस के लिए करते हैं। जैसे कि हम करंट को फ्लो होने में कौन बाधा है, रेजिस्टेंस, उसी तरह फ्लक्स को फ्लो होने में जो होता है वो रिलक्टेंस होता है। तो उस केस में जितना हम कम रिलक्टेंस रखेंगे तो उतना अच्छा से उसमें फ्लक्स जो है वो फ्लो करेगा, उसको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा फ्लो करने में। तो उस कंडीशन में इसका आंसर जो होगा वो लो रिलक्टेंस होगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 70 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको हम कोर लॉस जब पढ़ा रहे होंगे तो बताए होंगे एक रिलेशन कि कोर लॉस जो होता है वो PI इक्वल टू फार्मूला लिखाए होंगे PH प्लस में PE। अगर नहीं भी लिखाए हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कि कोर लॉस या आयरन लॉस जिसको कहते हैं, तो कोर लॉस को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोर लॉस या आयरन लॉस, इसको हम लिखते हैं PI, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है PH और प्लस में PE, क्योंकि आपको पता है कि आयरन लॉस में क्या क्या आता है। आयरन लॉस में आता है आपका हिस्टैरिसीस लॉस, पूरा हम नहीं लिखते हैं, आप समझ लीजिएगा। और दूसरा जो हमारा आता है वो आता है ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस। तो यहाँ पर देखिए PH जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हिस्टैरिसीस लॉस को, और यहाँ पर PE जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ईडी करंट लॉस को। तो देखिए ये तो आपका हो गया फार्मूला, इसको तो आपको याद रखना ही है। अब हम बताते हैं इसके, ये जो फार्मूला वो जनरल फार्मूला हुआ, अब इसका जो है एक्चुअल फार्मूला को हम निकाल के आपको दिखाते हैं। एक मिनट रुकिए। अब देखिए यहाँ पर PH का जो वैल्यू होता है, मतलब कि हिस्टैरिसीस लॉस, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है A इंटू F, और PE का जो फार्मूला होता है वो होता है B इंटू F स्क्वायर। और अगर आप ओवरऑल कहिएगा तो उस कंडीशन में आपका जो फार्मूला होता है वो होता है A इंटू में F प्लस में B इंटू में F स्क्वायर। तो ये जो हो गया वो हमारा हो गया फाइनल फार्मूला, ये जो हमारा बना वो बन गया फाइनल फार्मूला। इसी फार्मूला पर ये क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या करा है कि एट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज हिस्टैरिसीस लॉस ऑफ 200 वाट। मतलब यहाँ पर क्या दे दिया है, तो हमको दे दिया है कि PH का जो वैल्यू है वो है 200 वाट, और साथ ही साथ कह रहा है कि ईडी करंट लॉस जो है वो 100 वाट है। मतलब PE का जो वैल्यू है वो 100 वाट है। तब हमसे पूछ रहा है कि कोर लॉस बताइए 60 हर्ट्ज के ऑपरेशन पर। जब ये 50 हर्ट्ज था तब उस कंडीशन में ये आया था, तो हमको कह रहा है कि 60 हर्ट्ज के कंडीशन में क्या आएगा। तो हमें इसके लिए हमारा जो है वह PI का फॉर्मूला AF इंटू BF स्क्वायर है। लेकिन हमको F तो पता है, लेकिन A का कोफिशिएंट का वैल्यू क्या आएगा और B के कोफिशिएंट का वैल्यू क्या आएगा वो हमको नहीं पता है। तो ये और B निकालने के लिए हमें हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस का ये वैल्यू दिया है। तो यहाँ पर से देखिए हम कैसे इसको बनाते हैं। यहाँ पर देखिए तो PH का वैल्यू यहाँ पर दिया है कितना 200, और PH का फॉर्मूला हम क्या पढ़े हैं A इंटू F
और यहाँ पर f का जो वैल्यू है वो कितना है 50 है इनिशियली। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a इंटू 50 और इधर 200। तो यहाँ से हम इसको 4 टाइम में काट सकते हैं। तो यहाँ से हमको a का जो वैल्यू आया वो क्या आया 4 आ गया। अब देखिए इसी में हम PE बराबर हम क्या पढ़े हैं कि b इंटू में f स्क्वायर ये पढ़े हैं। PE का वैल्यू हमारा दिया है कितना 100, यहाँ से b लिख देंगे और f का वैल्यू हमें दिया है क्या 50 इंटू 50। तो 2 शून्य से 2 शून्य पहले हम ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ से जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा b इक्वल टू 1/5 इंटू 5 25। इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.04। अब यहाँ देखिए ये इधर का पार्ट है, हम यहाँ पर अब देखिए इसका फाइनल सोल्यूशन निकालते हैं। तो हमारा देखिए a और b का वैल्यू तो निकल गया। तो अब हमको निकालने क्या बोल रहा था कोर लॉस। तो कोर लॉस या आयरन लॉस इसको क्या लिखते हैं PI। इसका फॉर्मूला था क्या PH प्लस में PE। तो a का हमको कोफिशिएंट तो पता चल गया कि a का कोफिशिएंट हमारे पास 4 आया है। नहीं तो पहले आपको हम फॉर्मूला देखे लिख देते हैं a इंटू एफ प्लस में b इंटू में एफ स्क्वायर। तो यहाँ से a का जो वैल्यू हमारा आया वो क्या आया 4 आया, इंटू एफ का जो वैल्यू था वो कितना था 50, यहाँ पर क्या है 60, क्योंकि हम नया फ्रीक्वेंसी अब लेंगे ना, पुराना फ्रीक्वेंसी पर से तो हम इसका कोफिशिएंट का वैल्यू निकाले। अब यहाँ पर फिर साथ में क्या है प्लस b का वैल्यू कितना आया था 0.04 इंटू यहाँ पर f का वैल्यू मतलब 60 के स्क्वायर। यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा। तो यहाँ से आप जब कैलकुलेट करिएगा तो ओवरऑल हमारा जो वैल्यू आएगा वो 384 आता है। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो हमारा इसका ऑप्शन हो गया बी। तो ये क्वेश्चन था वह एक बार IAS में भी पूछा गया, IAS के एग्जाम में। तो वहाँ पर क्या था कि आपको तो यहाँ पर इजीली कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर दे दिया क्या हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। लेकिन उस जब IAS के एग्जाम में पूछा था तो वहाँ पर इसका वैल्यू जो दिया था वो क्या दिया था, वहाँ पर डायरेक्ट दे दिया था कि कोर लॉस जो है एक 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर दे दिया था कितना कोर लॉस आता है, 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर दे दिया कितना कोर लॉस आता है। तो वहाँ पर से भी हम 2 इक्वेशन बना के और ये भी का वैल्यू फाइंड कर लेते। उसके बाद उसमें दिया था कि एक अलग फ्रीक्वेंसी दे दिया कि इतना फ्रीक्वेंसी पर कितना वैल्यू आएगा। तो वहाँ से रिलेशन के थ्रू हम AB का वैल्यू निकाल लेते और उसमें डाल देते तो हमारा मिल जाता। लेकिन यहाँ पर हमको कैलकुलेशन ईजी करने के लिए डायरेक्टली हमको दे दिया कि हिस्टैरिसीस लॉस का वैल्यू 200 है और एडी करंट का वैल्यू 100 वाट है। तो यहाँ से हम दोनों का कोफिशिएंट निकाल के फिर हमारा नया फ्रीक्वेंसी उसमें पुट अप करके जो नया हमारा कोर लॉस होगा उसको निकाल लेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में बाइंडिंग शुड है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर है मतलब क्या, बाइंडिंग में कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। तो ये सब तो सब फालतू की बात है। क्या मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑन प्राइमरी साइड एंड लीस्ट रेजिस्टेंस, दोनों में से किसी में रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, तो गलत है, ये भी गलत है। लीस्ट रेजिस्टेंस ऑन प्राइमरी साइड एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस कह रहा है कि कम रेजिस्टेंस प्राइमरी साइड में होगा और मैक्सिमम रेजिस्टेंस सेकेंडरी साइड में, ये भी गलत है। इक्वल रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, तो ये सब कुछ नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर डी, क्योंकि नो ओमिक रेजिस्टेंस ऑन अदर साइड, किसी भी साइड में ओमिक रेजिस्टेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम आइडियल कंडीशन में जब चल रहे हैं तो इसका एफिशिएंसी 100 मतलब % 100% है। उस केस में इसमें कोई भी लॉसेस नहीं, बिल्कुल लॉसेस नहीं होगा। जब लॉसेस ही नहीं होगा तो लॉस होने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, रेजिस्टेंस के कारण ही तो लॉसेस होता है। जब रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस जिसको कहते हैं, रिएक्टेंस के केस में लॉसेस होता है। लेकिन जब ये आइडियल है, इसमें 100% इफिशियंसी इसका है, तो उस केस में कैसे रिएक्टेंस उसमें रहेगा, नहीं रहता है। इसीलिए इसमें कह सकते हैं कि नो ओमिक रेजिस्टेंस ऑन अदर साइड, दोनों साइड में से किसी में ओमिक रेजिस्टेंस नहीं होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्या करा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर विल गिव हाईएस्ट सेकेंडरी वोल्टेज। करा है कि कौन सा ट्रांसफार्मर का कनेक्शन है जो कि हाईएस्ट सेकेंडरी वोल्टेज देता है। तो यहाँ पर हम आप लोग को एक टेबल लिखा देते हैं, जिससे कि आप लोग को यहाँ पर देखिए हम एक टेबल लिखा देते हैं जिसमें कि सारा डाटा आपको मिल जाएगा कि कब कौन सा कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए लिख देते हैं, पहले प्राइमरी, पी से प्राइमरी हो गया, एस से सेकेंडरी हो गया, और इसका यूजेज यहाँ देखिए बता देते हैं। पी जो है वो प्राइमरी हुआ, पी जो है वो प्राइमरी हो गया, और एस जो है वो सेकेंडरी हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप टेबल में लिख लीजिए जो हम लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर गिव हाईएस्ट सेकेंडरी वोल्टेज।
स्टेप अप मतलब क्या, सेकेंडरी का वोल्टेज हाई, तो उसके लिए क्या चाहिए कि प्राइमरी हमको चाहिए डेल्टा में और सेकेंडरी चाहिए हमको स्टार में। खोजिए इसमें कौन सा है कि प्राइमरी डेल्टा में और सेकेंडरी स्टार में हो। तो प्राइमरी इसमें डेल्टा में है लेकिन सेकेंडरी भी डेल्टा में है, तो ये नहीं होगा। उसको आप कह रहा है कि प्राइमरी डेल्टा में है सेकेंडरी स्टार में है, तो यही तो होगा कि प्राइमरी हमको डेल्टा में चाहिए और सेकेंडरी हमको स्टार में चाहिए। फिर कह रहा है प्राइमरी स्टार में सेकेंडरी स्टार में, गलत। प्राइमरी स्टार सेकेंडरी डेल्टा, गलत। तो इसलिए हमारा आंसर जो हो गया वो ये हो गया। हो सकता है कि लेक्चर आप लोग को बड़ा लग रहा हो, बड़ा हो गया हो, लेकिन आप लोग को कंप्लीट डिस्कशन हम कर दिए ताकि आगे यही 20 क्वेश्चन से आपको 40 क्वेश्चन और साथ ही साथ पूरा सिलेबस का रिवीजन हो गया होगा। अब देखिए हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आर यूज्ड ऑन एसी सर्किट फॉर एक्सटेंडिंग द रेंज। मतलब क्या करा है कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो हम एसी सर्किट में उपयोग करते हैं ट्रांसफॉर्म मतलब मीटर का रेंज बढ़ाने के लिए, वो कौन कौन मीटर के लिए करते हैं? तो अमीटर के लिए भी करते हैं, वोल्ट मीटर के लिए करते हैं, वाट मीटर, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव। अधिकतर मीटर के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। अधिकतर मीटर के लिए हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो यह था हमारा आज का सेशन, यहाँ पर हो जाता है एंड। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर हमारा सेशन अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ अगर आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इस चैनल का लिंक दे देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम चैनल का लिंक दे देंगे। तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, और कोई भी दिक्कत हो तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करिए। हम आपके सारे समाधान जो हमसे सक्षम होंगे हम उसको पूरा करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।